हेलो दोस्तों, आ जाइए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, सब आ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन मिले थे और अभी देखो, थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था 12th वाला नोटिफिकेशन अलग से आएगा और लो आ भी गया। हाँ जी, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, सभी आ जाओ और सबको शेयर कर दो जल्दी से। अब आएगा ना मज़ा, जब आप मैथ्स का सिलेबस सुनोगे तो पता चलेगा आपको कि क्या मज़ा होने वाला है अब तो। चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, सबको शेयर करिए जल्दी से। एक एक पॉइंट जो मैंने आपको कंपेयर कराया था, जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की है, उस ग्रेजुएशन लेवल के लिए आर एस प्री का सिलेबस और ग्रेजुएशन का सीईटी का सिलेबस लगभग लगभग क्या था, सेम ही था। ठीक है, कुछ पॉइंट को छोड़कर लगभग सेम ही था। अब आते हैं कि जो 12th बेस पर होने वाली है इसका क्या होगा, इसको वो कहां तक ले जाएंगे। और आप एक बार इसका सिलेबस देख लो, आप तो मैं कह रहा हूं दूसरा छोड़ो, एक बार मैथ्स का सिलेबस देख लो। आप मैथ्स का सिलेबस क्या हो गया है, मजा आ जाएगा। एक बार मैथ्स का सिलेबस देखो, सब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। सर अभी ही आया हूं क्या गुरुजी? हाँ जी, आज मैंने बोला था आपको ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी, आप ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के बारे में बता रहा था, तो फिर आप पीछे कैसे रह सकते हो, इसलिए इसका सिलेबस भी आ चुका है। जल्दी शेयर करो, सबको जल्दी शेयर करो। हाँ जी, राम राम सबको, राम राम। सर एक सवाल है हमारा, सोनू, सब कुछ बताऊंगा मैं, आगे सब कुछ बताऊंगा। एक बार मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जो है, पूरा विस्तृत विज्ञापन है, डिटेल में एक एक पॉइंट सिखाने वाला हूं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाया था उसमें यह बोला था कि दोस्तों अब एलडीसी और कांस्टेबल का क्या रहेगा, मतलब जो है वो एलडीसी जो आने वाली है राजस्थान में, वो एलडीसी और कांस्टेबल की वैकेंसी या तो इसकी वैकेंसी पहले आ जाए और सेट की बाद में आए, सीईटी के बाद में आए। तो ऐसा मानना जा रहा था कि इनकी वैकेंसी पहले आ जाए तो कम से कम इन लोगों को सीईटी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन ये गलत फहमी हमारी दूर हो गई। ठीक है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हेलो सर जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा सर। हाँ जी, हेलो सर जी, हेलो हेलो सबको, हेलो। सोनू सर एक सवाल हमारा, नमस्ते सर जी, हेलो सर, आई एम कमिंग, राम राम। हाँ जी तेजू जाट, राम राम, आ जाओ। मैं भी सीईटी पास करूंगा, करूंगा क्या, करनी ही है, कैसे भी करके करनी है, लेकिन करनी ही है पास। ठीक है, आप सभी को सीईटी पास करना है और गवर्नमेंट नौकरी में जाना है, ये ध्यान रखो। ठीक है, सब एक बार जल्दी से शेयर कर दो यार, क्या कंजूसई कर रहे हो, जल्दी से शेयर करो। फिर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज समझाने वाला हूं, एक एक चीज समझाने वाला हूं, क्योंकि मैथ्स के लिए जाओगे कहां, क्योंकि अब जो है मैथ्स का सिलेबस, मजा आ गया मुझे तो, क्योंकि मैथ्स का इतना बड़ा सिलेबस जो सीईटी में था ग्रेजुएशन लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल से भारी सिलेबस आपके डाल दिया है। आगे जाके अभी ये पता चलने वाला आपको कि सिलेबस क्या है। मैथ्स में अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, क्या ऐसा है जो आपके नहीं आया, मतलब सोचो जो कांस्टेबल बनने वाला है उसके लिए इन्होंने सीईटी का सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस डाल दिया मैथ्स का। आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज समझाने वाला हूं, जल्दी से आ जाओ सब। सर सीईटी में क्या होता है, हाँ जी दोस्त सोनू, सीईटी पास किए बिना अब आप किसी भी वैकेंसी में नहीं जा पाओगे। मतलब राजस्थान में अगर आपको कहीं पर पुलिस वाला बनना है, एलडीसी बनना है, वनपाल बनना है, छात्रावास अधीक्षक बनना है, या फिर आपको वुमेन सुपरवाइजर बनना है, पटवारी बनना है, कोई भी टीचर के अलावा, अगर टीचर के अलावा कुछ भी बनना है तो सीईटी की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आपको पहले सीईटी की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद आप उस भर्ती में जा पाओगे। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। सर सीईटी एग्जाम 12th पास दे सकते हैं क्या?
हाँ जी मेरे भाई, इसीलिए तो आया हूं मैं। सीईटी 2 है, एक है ग्रेजुएशन वाली, एक है 12th वाली। ग्रेजुएशन वाली का नोटिफिकेशन कब से निकला हुआ था, लेकिन 12th वाली का नहीं निकला था, तो 12th वाली का नोटिफिकेशन आज ही निकला है। तो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, ये देखो डेट भी देखो 10/10/2022, अभी आज ही नोटिफिकेशन आया है। तो इसलिए मैं अभी आपको एक एक पॉइंट सिखाने वाला हूं, ताकि आप सब 12th पास हो। जो 12th पास है आप सबको सीईटी का एग्जाम देना है, और सीईटी के एग्जाम देकर आपको आगे निकलना है। सर एज लिमिट क्या है, कमलेश यादव, सब कुछ बताऊंगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट। सिलेबस, सीट कितनी है, कितनी सीट आई है, सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको। जल्दी से एक बार शेयर कर दो यार, शेयर करो जल्दी से, फिर मैं शुरू करूं यहां से। सीईटी हर साल होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, सीईटी हर साल होगा। हर साल आपको सीईटी देनी पड़ेगी। अगर उस साल के अंदर आप क्लियर नहीं हुए, नहीं निकल पाए, तो आपको हर साल सीईटी देनी है। मतलब सीईटी जो है वो एक साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, एक साल के लिए वैलिड रहेगा। चलो मैं शुरू करता हूं। ठीक है, एक बार आपने शेयर, मुझे लग रहा है कि शेयर करने में कंजूसी कर ही दी है आपने, तो लग नहीं रहा है मुझे कि शेयर किया दिखे। फिर भी देखता हूं, देखिए कितनी देर में बच्चे आते हैं। सर आप सीईटी का सिलेबस पूरा पढ़ाना प्लीज। आप तो मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ एक पॉइंट आपको बता दूं मैं। चलो सबसे पहले आपको उसी पॉइंट पे ले जाता हूं, बाकी ये सब चीजें तो होती रहेगी बाद में। अपना जो मेन पॉइंट है, मैं आपको मेन पॉइंट पे ले जाता हूं। और वो मेन पॉइंट क्या है, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से बता दूं मैं बच्चों को। कहां गया? हाँ जी, ये है खास पॉइंट। तो अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहां देखो, यहां पर तो बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है क्या। सर अपने चैनल पर इसकी तैयारी कब होगी? गोपाल, मैं तो आज से ही तो शुरू कर रहा हूं, आप बच्चों को पता नहीं है क्या? आज रात को 10 बजे से क्षेत्रफल शुरू कर रहा हूं। सीईटी का सिलेबस आज से ही शुरू हो रहा है। सर इसको कंप्लीट करने के बाद ही किस्से में फॉर्म लगेंगे, नहीं तो नहीं ना? हाँ जी सोनू, बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल सही समझा है। सर जी राम राम। हाँ जी दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो आपके सामने जो लिखा हुआ है वो देखो आप तो, तार्किक विवेचन, ठीक है, और मानसिक योग्यता, सबसे मेन पॉइंट अपना यहां है। ये यहां मैं लिखा देता हूं आपको 5 स्टार, ये 5 स्टार लगा दो यहां पर। अब देखो आप तो देखो, सबसे मेन इन्होंने क्या किया है। मतलब मैं क्लास में बोल रहा था कि ये सिलेबस आज का नहीं है। ये सिलेबस किसका है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये सिलेबस ऑलरेडी एलडीसी का है। जो मैं 2012 से, जब से मैं एलडीसी भर्तियां आई, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, तब से अब तक मैंने एलडीसी का सिलेबस यही देखा है, और अब भी यही आया। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सर मैंने आरएससीटी नहीं कर रखी है, सीईटी का फॉर्म भर सकता हूं क्या? कैलाश गुगरवाल, कल ही अपने आसपास आरएससीटी सेंटर पर जाना और एडमिशन ले लेना। एडमिशन लेने के बाद आपको एक नंबर मिल जाएगा, और नंबर मिल जाएगा तो फिर आप फॉर्म भरोगे तो उसमें वो नंबर चढ़ा देना। ठीक है, एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा आपको मैं, बस एक बार आप जल्दी से आ जाओ, मैं एक एक आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करा दूंगा। सर जी सीईटी क्या होता है? देखो दोस्तों, एक बार आप जल्दी से सब आ जाओ तो मैं आपको साथ में सिखा दूं सबको। सीईटी वो भर्ती है राजस्थान में, आपको टीचर बनने के अलावा अगर आपको पुलिस में जाना हो, वनपाल बनना हो, पटवार बनना हो, सचिव बनना हो, आपको छात्रावास अधीक्षक बनना हो, महिला सुपरवाइजर बनना हो, कुछ भी वैकेंसी में जाना हो, जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड कराता है, अधीनस्थ सेवा वाला, उसके अंदर कोई भी वैकेंसी निकलती है, उसमें अगर जाना है तो आपको पहले प्री एग्जाम देना पड़ेगा। उस प्री एग्जाम का नाम है सीईटी। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सीईटी से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सीईटी जिनकी पास होगी वही लोग आगे मेंस में बैठेंगे। अब सीईटी क्या है, हर साल अलग अलग भर्तियों के लिए प्री अलग अलग नहीं हो, तो इन्होंने क्या किया, सबकी प्री एक कर दी है। मतलब सबका एक ही टेस्ट होगा प्री का, और फिर होगा क्या, मेंस का। तो वो है सीईटी। ठीक है, आ जाओ सब जल्दी से आ जाओ। एलडीसी में लगना हो, किसी में भी लगना हो, आपको सीईटी से गुजरना है। हाँ, अगर आपको टीचर बनना है तो रीट का जो है, आपको रीट का प्री देना है।
रीट का प्री और रीट का मेंस, जो आप अभी राजस्थान में आपको सबको पता चल ही रहा अभी, तो जनवरी में जो जनवरी फरवरी में एग्जाम है वो मेंस है और अभी प्री हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि टीचर का अलग से प्री मेंस होता है, लेकिन यहां पर अगर आपको पटवारी, सचिव, कांस्टेबल कुछ भी बनना है तो उसके लिए सीईटी देनी पड़ेगी। हाँ 12th पास लड़के दे सकते हैं भाई, हाँ जी दे सकते हैं। चलो शुरू करता हूं मैं। देखो यहां से तो सबसे पहले मैं बढ़ता हूं, यहां सिलेबस जो है इसके लिए जो मैथ्स की बात हो रही है सबसे मेन होती है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसका सिलेबस आपको देखना बहुत जरूरी है कि इसका सिलेबस क्या है। तो लेकिन एक बार तो आपको मैं पूरा सिलेबस समझा देता हूं क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज शुरुआत कर देता हूं। चलो शुरू करते हैं। अपन पूरा क्या है विस्तृत विज्ञापन, तो पूरी चर्चा करते हैं एक एक पॉइंट पे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट देख लेता हूं, आपको एक एक पॉइंट सिखाता हूं क्या आया है। तो विस्तृत विज्ञापन जो है वहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं। सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आएगी, आपको कहां से गुजरना पड़ेगा, सबसे पहले वो देखो। जो वनपाल है तो सबसे पहले पोस्ट कौन सी निकली है उस पर आ जाओ आप। सबसे पहले पोस्ट निकली है वनपाल। वनपाल के पद जो है वो सीईटी से भरेंगे, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक जो है उसमें भी देखो अलग अलग है। अभी ग्रेजुएशन लेवल के छात्रावास अधीक्षक अलग है और ये वाले अलग है, मतलब दो पोस्ट हो गई इसकी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो सीईटी ग्रेजुएशन वाला पार्ट बताया था उसमें छात्रावास अधीक्षक जो है वो अपर लेवल के थे, ग्रेजुएशन लेवल वाले थे। अब है लिपिक ग्रेड सेकंड, इसे बोलते हैं एलडीसी, ठीक है। एलडीसी कहां पर, सचिवालय में जो है उसके एलडीसी के पद आए हैं। फिर है जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ सहायक जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। तो अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, ये है अधीनस्थ कार्यालय में। फिर है लिपिक ग्रेड सेकंड, वापस एलडीसी के सेकंड ग्रेड के पद। तो एलडीसी डबल कैसे होगी, तो ये यहां से देखो, ये आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय में, ये आरपीएससी के अंदर है, ये सचिवालय के अंदर है, तो ये एलडीसी। फिर है जमादार ग्रेड सेकंड, ये है आबकारी विभाग में, आबकारी विभाग के जो जमादार है उनको लेंगे इसी से सेट से। और फिर है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, मतलब कांस्टेबल को भी इन्होंने किस में डाल दिया, सीईटी में डाल दिया। मतलब सीईटी पास करो तो राजस्थान की वैकेंसी आप दे पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि ये तो हो गई वैकेंसी कि सीईटी से आप किस वैकेंसी में जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट जो है पॉइंट बताने वाला हूं कि इन्होंने क्या किया है, कैसे क्या लिखा है। तो एक एक चीज सब में साक्षात्कार होगा, ये चीजें अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो में बताई थी, लेकिन मैं पूरा नया बताता हूं आपको। इन्होंने ये बोला है कि हम एक प्री एग्जाम लेंगे, इस प्री एग्जाम का मतलब कतई यह नहीं माने कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया अगर आप पास होते हो तो। इन्होंने बोला कि सिर्फ ये पात्रता परीक्षा रहेगी और इसके बाद आगे जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलेगी उसके अंदर लिखित परीक्षा भी हो सकती है या फिर इंटरव्यू भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो डिपार्टमेंट क्या चाहता है, ठीक है। ये चीजें यहां पर टोटल एक एक चीज लिखी हुई है। उसके बाद इन्होंने आगे जो लिखा है वो पॉइंट देखो। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ये सीनियर सेकेंडरी स्तर वाली जो है वैकेंसी सीईटी की कम से कम वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से, परिणाम रिजल्ट जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। मतलब आपकी एग्जाम जो है वो है फरवरी में, इसका एग्जाम की डेट आ चुकी है फरवरी में। अगर फरवरी में एग्जाम है तो रिजल्ट मान लो जैसे कि मार्च में अगर आ गया, अप्रैल में आ गया, मान लो अप्रैल में अगर रिजल्ट आता है तो अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक आपका वो स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड रहेगा। कहने का मतलब इनका ये है, ठीक है। उसके बाद आगे तो उपस्थित होना नहीं होना ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जाना नहीं जाना, आप सब अगर एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियस बात है जाओगे। फिर किसी भी अगर कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में अगर माना कि कोई लोग पास नहीं होते हैं और उनको अगर लेना पड़े, जगह सीटें बहुत ज़्यादा खाली है, तो उसमें वो नियम में शिथिलता दे सकते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग रहेगा। वो सीटें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये उनके अकॉर्डिंग रहेगा। अब आता है यहां पर बीच में एक पॉइंट है, वो ये पद में विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी, तो 15 गुना अभ्यर्थी वो लेने वाले हैं। अब 15 गुना अभ्यर्थी का मतलब क्या हुआ कि अगर वैकेंसी निकलती है 10,000 तो 10,000 का 15 गुना मतलब हुआ 1.5 लाख को पास करेंगे।
तो 15 गुना अभ्यर्थी वो लेंगे। जैसे किसी की वैकेंसी 1000 ही निकली मान लो, तो अगर 1000 निकली है तो उसका 15 गुना हुआ 15000। वो पास करेंगे पहले 15000 को और उस 15000 में से फिर फाइनल सिलेक्शन लेंगे 1000 का। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे पॉइंट पे चलते हैं। और यहां से सब वही इंटरव्यू वगैरह उसकी बातें हो रही है। समान पात्रता परीक्षा में आयु वगैरह क्या रहेगी वो सब आगे दे रखा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो सब आगे लिखा हुआ है। 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी आगे आएगा। फिलहाल ये बता रहे हैं कि आपको RSMM जो साइट है वहां से अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, चाहो तो ई मित्र पर जाके भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें दे रखी है, तो आप SSO ID बनाकर आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो ई मित्र पे जाके भी भर सकते हो। चलो ये सब चीजें वो है कि आप फॉर्म भरना कैसे, उससे आगे बढ़ते हैं अपन मेन पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। और आवेदन और परीक्षा शुल्क, तो आवेदन और परीक्षा शुल्क कितना है, तो जनरल और जो क्रीमी लेयर है OBC और MBC में जिनकी जो सैलरी है वो पापा की ज्यादा है, मतलब फैमिली इनकम ज्यादा है, उनके लिए फॉर्म का जो है 450 रुपए रहेंगे। उसके बाद जो OBC की नॉन क्रीमी लेयर है जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं है, तो वहां नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं वो और अति पिछड़ा वर्ग जो है वो और आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनके लिए 350 रुपए रहेंगे फॉर्म के। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। पहले मैं सारी डिटेल बता दूं, फिर आपसे चर्चा करूंगा मैं एक एक पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे यहां पर है समस्त विशेष योग्यजन और अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके आवेदक जो है उनके लिए रहेंगे 250 रुपए। उसके बाद और एक पॉइंट, जिनकी वार्षिक आय फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो तो वो लोगों का 250 रुपए पे होगा फॉर्म। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि आपको अपना आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जब आपकी यहां से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तब कि आपने 250 दिया है, इसका मतलब आपने कम आय वाले हो तो कम आय का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो फिर आते हैं यहां से, ये तो हो गया फॉर्म के लिए। उसके बाद यहां से आवेदन क्या करना है, किसको कितनी छूट मिलेगी वो सब लिखा हुआ है, तो यहां से इसका नहीं है, अपने मेन बढ़ते हैं आगे, पॉइंट पे आते हैं सीधा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में क्या है, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है वन विभाग, और वन विभाग के अंदर पोस्ट का नाम है वनपाल। तो वनपाल के जो है आयु सीमा, वनपाल की आयु सीमा रहेगी 18 से 40 वर्ष। तो 18 से 40 वर्ष, तो 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष में भी आगे क्या है, कोरोना का पॉइंट और है, कैसे वो मैं बताता हूं। 18 से 40 साल वाला कोई भी वनपाल की भर्ती में जा सकता है। अब इन्होंने क्या दिया, शैक्षणिक योग्यता, वैसे तो आप खुद ही समझो कि CET 12th पास वाली है। अगर CET 12th पास वाली है तो साफ वो यही बोलेगा कि यहां पर सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष आपने कोई न कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो। ठीक है, तो यहां से 12th पास ही चाहिए वनपाल में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो छात्रावास अधीक्षक, वापस सेम है, क्या लिखा है, सीनियर सेकेंडरी। और अब देखो मेन पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना इसका, और लिखा है, मतलब आपके एक तो 12th तो होनी चाहिए, लेकिन 12th के साथ अब क्या होना चाहिए, तो 12th के साथ आपके पास कोई DOE ACC मतलब इलेक्ट्रॉनिक में या कहीं पर भी कोई डिप्लोमा हो या O लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो। एक ये नहीं हो, अगर ये नहीं हो तो यहां लिखा है, अगर ये नहीं हो तो DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र हो, मतलब आपने कोई कोर्स कर रखा हो कंप्यूटर में, कंप्यूटर ऑपरेटेड, तो वो वाला हो सकता है। अगर ये नहीं हो तो और आगे बढ़ते हैं, तो यहां से NIELIT, ये इसके द्वारा नई दिल्ली द्वारा जो आयोजित होता है उसमें कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र आपने कर रखा हो, मतलब पाठ्यक्रम कर रखा हो। अगर वो भी नहीं हो तो कोई बात नहीं। और आगे देखो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कर रखा हो, डिप्लोमा डिग्री ऐसा कुछ आपने कर रखा हो, वो भी नहीं हो तो और देखो आगे पॉलिटिकल संस्थान से या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो। हमने तो कुछ नहीं कर रहा भाई साहब, अब कहीं करें, तो यहां से सीधा सा एक लास्ट पॉइंट है RSCAT, मतलब कुछ नहीं हो तो कम से कम RSCAT कोर्स जो है वो जरूर कर रखा हो। अगर आपने RSCAT कोर्स नहीं कर रखा दोस्तों, तो मैं कह रहा हूं कल जाके आप किसी भी RSCAT सेंटर पे जाके अपना एडमिशन करा लेना। वहां से आपको एक एडमिशन के लिए एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका RSCAT में एडमिशन हो गया है, वो नंबर आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये हो गया कि आपका RSCAT में एडमिशन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। और तो यहां से देखो सबके लिए एक ही है, ऐसा मत समझना अलग अलग है। एक तो 12th होनी चाहिए और 12th के बाद ये सबके अंदर है, जितनी वैकेंसी निकली है, लिपिक, सेकंड ग्रेड, कनिष्ठ सहायक, जमादार, कांस्टेबल, सबके लिए एक ही पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है। बस यहां से जो दिए हैं वो इन दो के लिए, आबकारी विभाग में और पुलिस कांस्टेबल के लिए, यहां पर इन्होंने 2 लाइनें अलग से लिखी है। क्या लिखी है देखो
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा या और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा इसके अंतर्गत किसी ने मतलब 12वीं पास कर रखी हो, सीधा सा कहूं तो ये ठीक है। बाकी इतना यहां दे रखा है भूतपूर्व सैनिक वगैरह, ये सब तो आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए क्या है, मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो। मतलब आपको अगर कांस्टेबल बनना है तो कांस्टेबल के लिए आपने यहां पर 12वीं पास कर रखी हो, सीधा सा कहूं तो ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर पाठ्यक्रम में फिर इन्होंने लिखा है कि जो बच्चा अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, मतलब जो 12th में अभी है, मतलब जिसने कर ली हो और जो अभी 12th में बैठ रहा हो, मतलब 12th जिसके अभी होगी, जैसे आपके एग्जाम मानो 12th के मार्च में अगर होंगे, जो अभी 12वीं में आए हैं जस्ट, उनके एग्जाम अगर मार्च में होंगे तो फरवरी में इसका एग्जाम होगा, तो आप भी यहां पर दे सकते हो। जो अभी 12th में हैं वो बच्चे भी दे सकते हैं और जिनके 12th हो गई है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आयु, आयु के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि आयु के लिए 18 से 40 साल की आयु है इसमें, और उसके बाद भी आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपके ओबीसी है या फिर आपके ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी अकॉर्डिंग जो भी छूट होगी वो छूट यहां पर दे होगी, ठीक है। तो यहां से आपको छूट दे रखी है, कितनी है वो सब आगे इन्होंने लिखा, जैसे ये लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, मतलब 40 तो वो और 5 मतलब 45 साल। फिर सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, तो जो महिला अभ्यर्थी है सामान्य जनरल की, उनकी भी आयु 45 कर रखी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है को 10 साल की छूट मिलेगी, मतलब बाकी जनरल को छोड़ के बाकी सभी महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी, मतलब वो 50 साल तक इस एग्जाम को दे सकता है, जिनकी एज अगर इतनी हो, जिन्होंने मतलब देने का था लेकिन उनकी मतलब ये है कि एज पूरी हो गई इसलिए वो कोई एग्जाम नहीं दे पाए, तो उनके पास अभी एक मौका है, वो एक एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। आगे फिर आते हैं यहां से एनसीसी कैंडिडेट को अलग से जो है उनको बताना पड़ेगा उन्होंने कितना टाइम निकाला। अगर एनसीसी जो टाइम पीरियड होता है, जैसे 1 साल किसी ने अगर एनसीसी को दिया है तो 1 साल आपका लेस कर दिया जाएगा, मतलब आपको 1 साल की छूट मिल जाएगी, 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। वो सब चीजें यहां पर डिटेल में लिखी हुई है। तो ये तो मैंने आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने ये सारी डिटेल जो है ये पूरी पीडीएफ आपको भेज दी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ू मैं, अगला देखो पॉइंट आवेदन। और यहां पर अब देखो ये आवेदन आवेदन कब से है, 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और यहां से ऑनलाइन जो है आवेदन ये ले रखा है, ठीक है। 12 से 11 तक आपके भरे जाएंगे। उसके बाद इन्होंने परीक्षा का आयोजन, क्या परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा के लिए 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी, ठीक है। और इसके लिए जो भी होगा वो विज्ञप्ति के माध्यम से आपको अलग से बता दिया जाएगा कब होगी। आगे क्या लिखा है, बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है, मतलब हम चाहें तो एग्जाम की डेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम की डेट बढ़ा सकते हैं, वो हमारे पास रहेगा अधिकार। तो यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यीकरण की कार्यवाही की जाएगी। साफ साफ पहले ही बोल दिया है कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे, मतलब अगर कोई पेपर सिंपल हो गया और दूसरा पेपर हार्ड हो गया तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और दोनों को मिड में लाएंगे, इक्वल में, ठीक है। चलो और आगे बढ़ता हूं। प्रवेश पत्र, ये तो आप जानते हो, प्रवेश पत्र तो बाद में निकल ही जाएंगे। अब आते हैं अयोग्यता। अयोग्यता का मतलब वही, आपने हर कुछ फर्जी प्रमाण पत्र नहीं दिए हो, अगर कोई विडो है, विधवा है तो उसकी शादी नहीं हुई हो, ऐसे झूठ बोल के फॉर्म ना भरे, ये सब चीजें इस पर लिखिए। फोटोग्राफ कौन सा अपलोड करना है, तो फोटो में कितनी साइज का फोटो है, वो सब एक एक चीज लिखिए। ये डिटेल तो आप वैसे भी जब ई मित्र पर जाओगे या कंप्यूटर पर आप भरोगे उस समय आपको सब पता चल जाएगा कि यहां से साइज क्या लेनी है फोटो की और हस्ताक्षर की, ठीक है। इस डिटेल को तो आप आराम से पढ़ना। मैं आगे बढ़ता हूं। और हस्ताक्षर अपलोड करना, श्रुति लेखन, ये भी संशोधन, ये देखो एक और इसने साफ दिया है
क्योंकि अभी जो बीएसटीसी की भर्ती गई थी, कुछ बच्चों ने बोला कि सर मैंने जो है वहां पर नाम में ये गड़बड़ हो गई, मेरे पिताजी के नाम में ये गड़बड़ हो गई। तो बच्चों ध्यान ना, जो 12 पास बच्चे हैं जल्दबाजी नहीं करें। बहुत सारे 90% बच्चों ने अपने पासवर्ड भूल गए कि सर हमें तो पासवर्ड याद नहीं है एडमिट कार्ड के लिए। अब ध्यान रखना, यहां साफ लिखा है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया रहेगी। मतलब आप फॉर्म भर दोगे, उसके भरने की 11 तारीख 11 नवंबर लास्ट डेट अगर, तो 11 नवंबर के बाद आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म को संशोधन करने का। तो एक बार भले आपने गलती नहीं की हो, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेना कि कहीं गलती हुई तो नहीं है, ताकि वहां से अगर आप संशोधन करते हो तो संशोधन करने के लिए 7 दिन का टाइम मिलेगा। लेकिन वो 300 रुपए लेंगे आपसे कि यहां से 300 रुपए देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हो। तो 300 रुपए दो, उसके बाद आगे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हो। और आगे है आवेदन में गलत प्रस्तुति नहीं है। अब है सबसे मेन, तो चलिए दोस्तों आ जाइए सब जल्दी से। अब है सबसे मेन पॉइंट, और ये है आपके सबके काम की चीज। हाँ जी, आगे सब। अब सुनो, सबसे मेन पॉइंट अब आपका सीईटी का यहां से शुरू होता है। तो सीईटी में क्या हुआ है दोस्तों, सबसे अच्छी बात भी है, कुछ चीजें ऐसी भी है जो आपने नहीं ध्यान दिया हो या नहीं पता हो, और या फिर पहली बार दे रहे हो तो आपको बहुत सारा को पता भी नहीं होगा। जो आपकी सीईटी है 12th वाली, उसमें पेपर होगा, क्वेश्चन होंगे 150 और नंबर होगा 300। 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे। तो एक एक क्वेश्चन जो है वो एक एक क्वेश्चन रहेगा 2-2 अंक का। तो एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। सिलेबस में क्या आने वाला है, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल। मतलब हिस्ट्री तो राजस्थान के लिए बोला है, लेकिन भारत एवं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब पॉलिटिकल, लेकिन राजस्थान पर ज्यादा जोर देना है, लेकिन है पॉलिटिकल। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी आ गई आपकी। दैनिक विज्ञान मतलब एवरीडे साइंस, मतलब जो जनरल साइंस होती है वो पूरी जनरल साइंस। फिर उसके बाद तार्किक विवेचन एवं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, मतलब मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है। और आगे सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश, तो हिंदी सब्जेक्ट भी है, उसके बाद इंग्लिश भी है। कंप्यूटर का ज्ञान भी है, कंप्यूटर जो है बेसिक फंडामेंटल वगैरह, उसके जो नेटवर्क वगैरह सब है वो सब आएगा। फिर है समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स भी आएंगे। अब आप अगर यहां से जो मैंने ग्रेजुएट वाला आपको सिखाया था कि सीईटी ग्रेजुएशन वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें इसमें क्या फर्क है, तो उसमें एक इंडिया का पार्ट थोड़ा ज्यादा था और कुछ सब्जेक्ट जो है उसका डिफरेंस है। अब इनका डिटेल सिलेबस भी है, ये तो शॉर्ट में है। डिटेल सिलेबस देखो, डिटेल सिलेबस में क्या दिया है, तो देखते हैं अपन डिटेल सिलेबस। सबसे पहले अच्छा, यहां से सबसे मेन पॉइंट जो है ये देख लेना। मेन पॉइंट ये है आपका सबसे अच्छी चीज, वो ये है इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। मतलब आपके बीएसटीसी, राजस्थान में जो बीएसटीसी का एग्जाम होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सेम चीज यहां पर भी हुई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 के 150 छाप के आना, और एक अपने जो भी आसपास बाबूजी हो मस्त प्रसादी बोल देना ताकि तुक्के लग जाए अच्छे खासे। ठीक है, तो 150 के 150 क्वेश्चन आपको छाप के आने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो और पॉइंट। आगे पॉइंट क्या है, और सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। ठीक है, ये तो चलो हर भर्ती में आते आता है। अब पाठ्यक्रम पे चर्चा देखो, पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। अब सिलेबस को ध्यान से आप देखना, सिलेबस क्या है। चलो सिलेबस की बात करता हूं। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, राजस्थान का इतिहास है, प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट। ठीक है, राजस्थान के इतिहास की प्रमुख विषय, मतलब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश हो गया, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, मतलब किले हो गया, यहां से किले, स्मारक कलाएं, चित्रकला सब। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन जो भी हुए होंगे, प्रजामंडल आंदोलन सब। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ वो, लोक भाषाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता देवियां, मेले त्योहार, रीति रिवाज, देश वेशभूषा आभूषण। मतलब जिन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया है उनके लिए ये पार्ट तो उनका हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, ये 12th वाले, चलो 12th बेस पे देना चाहे नहीं देना चाहे आपकी मर्जी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, जो रीड की तैयारी कर रहे हैं वो वाले, जो अभी बीएसटीसी का एग्जाम दे चुके हैं, जो 12 पास बच्चे, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को, उनको भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें अभी अभी पढ़ी हुई है। तो उनके लिए एक ये चीजें आएगी। ठीक है, अब
अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे देखो जो बहुत सारों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, और वो है भारत एवं राजस्थान का भूगोल। मतलब जो ज्योग्राफी है वो आपकी भारत की भी आएगी और राजस्थान की भी आएगी। तो ज्योग्राफी में दोनों पार्ट डाले, हिस्ट्री सिर्फ राजस्थान की, ठीक है। अब आते हैं यहां पर भारत के भौतिक जो स्वरूप है। अच्छा, हिस्ट्री में भी एक पॉइंट समझना आप, यहां से कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, ये पार्ट जो है वो देख लेना। प्राचीन सभ्यता सारी आ रही है, ठीक है, प्राचीन सभ्यता सब है, लेकिन आगे है कि राजस्थान का इतिहास, सारी घटना, ठीक है। तो वो पॉइंट बताने के लिए मैं वापस आया हूं। राजस्थान और यहां भारत का भूगोल, तो भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियां, झीलें, सागर, बांध, वो सब है, वन्य जीव सब है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप मतलब जलवायु क्या है, वनस्पति क्या है, ये जो भारत का है राजस्थान की वो सब चीजें तो है ही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है, वन संपदा, यहां से खनिज संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ये सब आपके यहां से ज्योग्राफी का पार्ट आने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। और तीसरा और सब्जेक्ट क्या है, अभी क्या हो गया है, एक हिस्ट्री हो गई है, ज्योग्राफी हो गई है, आर्ट एंड कल्चर हो चुकी है, उसके बाद अब आया है आपका पॉलिटिकल। तो यहां से पॉलिटिकल रहने वाला है, लेकिन क्या लिखा है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना सब है। राजस्थान की राजनीतिक, यहां राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, यहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, ये सब आपके पॉलिटिकल में दे रखा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल में आपको पॉलिटिकल राजस्थान की पूरी पढ़नी है। उसके बाद अगला आया पांचवा है आपका सब्जेक्ट कौन सा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमी का पार्ट दिया इन्होंने राजस्थान में। ये हो सकता है आपने बहुत सारों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, तो इकोनॉमी जो उनकी 12th अभी हुई हो, तो जिन्होंने इकोनॉमी नहीं पढ़ा अब आपके इकोनॉमी का पार्ट भी आएगा। राजस्थान में एग्रीकल्चर से आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग कौन से, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी कौन सी परियोजनाएं हैं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, तो कल्याणकारी जो योजना चल रही है वो, फिर यहां पर देखो साफ लिखा मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग जो भी सवाल बनते हैं। फिर उसका विकास संस्थाएं, लघु उद्यम नहीं, ये राजस्थान का औद्योगिक विकास, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ये आपका सब्जेक्ट हुआ पांचवा। अब आते हैं कौन से सब्जेक्ट पे, छठे सब्जेक्ट पे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है कौन सा, साइंस। अब है साइंस में देखो जितना मैं यहां से छोटा करूं उतना ही कम पड़ेगा, मतलब साइंस का इनका पार्ट, इन्होंने इतना बड़ा साइंस का पार्ट दिया है। और ये पार्ट जो है, जिन्होंने अगर एलडीसी पहले दी हो बच्चों, तो मैं आपको बता दूं ये पार्ट इन्होंने एलडीसी का छापा है, जो एलडीसी के सिलेबस में पहले था एज इट इज इन्होंने वही छाप दिया है वापस। तो यहां से साइंस जनरल साइंस है, लेकिन जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट, धातु अधातु यौगिक, कार्बन के अपर रूप, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी में भी ले गए, आनुवंशिकी से संबंधित हो गया, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन हो गया। मतलब मैं आपको सीधा सा कहूं तो साइंस में एक तो बायो, उसके बाद साइंस में फिजिक्स, साइंस में केमिस्ट्री, उसके बाद साइंस में टेक्नोलॉजी, ये पूरी साइंस आपकी सब कुछ इसके अंदर इन्होंने छाप दी। मतलब साइंस में चारों के चारों पार्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहां से ये देखो पर्यावरण वाली भी आ गई, एनवायरमेंट, तो यहां से और लिख दो मैं एनवायरमेंट साइंस जो है वो है। उसके बाद आपके बायो वाला भी है, जंतुओं वाला बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और यहां से अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी वाली ये भी है। मतलब जनरल साइंस पूरी कंप्लीट जनरल साइंस है, ठीक है। कंप्लीट आपकी यहां से यहां तक पूरा रक्त समूह, देखो बायो वाला सब कुछ यहां से दे रखा है। अब आता है अपना मेन पार्ट, ये रहा। हाँ जी दोस्तों, आ जाओ सब, जल्दी से जल्दी आ जाना। अब है अपने लिए अपना सब्जेक्ट, सबसे मेन सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखकर बहुत सारे जो है एक बार लंबी सांस ले ले। सर मैंने जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया है उसका रिप्लाई दो ना प्लीज। अरे भाई एक बार मैं वीडियो तो बना दूं फिर देता हूं रिप्लाई, ठीक है। हाँ जी, आप देखो ऑफिशियल आपके जीकेएस में मैं पढ़ा हूं। अच्छा एमवी, क्या बात है, वेलकम आपका। चलो अब है सिलेबस, ये सिलेबस दोस्तों एलडीसी का है। एलडीसी इतने साल से जो एलडीसी हो रही है ये उसी का सिलेबस है, लेकिन इन्होंने अब इस एलडीसी के सिलेबस को किसका नाम दे दिया, सीईटी का।
तो एलडीसी के सिलेबस को इन्होंने नाम दिया सीईटी का, क्योंकि इतने साल से मैं यही टॉपिक पढ़ा रहा हूं और इसी को इन्होंने सीईटी का नाम दे दिया। तो अब आया कि सीईटी का सिलेबस क्या है। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को देखना है। देखो, पहला, राजस्थान की एकमात्र भर्ती थी एलडीसी जिसमें वैदिक गणित आती थी। इन्होंने वो पॉइंट नहीं हटाया, इन्होंने वो पॉइंट है जैसे ही रखा और क्या किया है कि यहां से वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल मतलब क्यूब रूट, उसके बाद वर्गमूल, स्क्वायर रूट, घनमूल, यहां से वर्ग, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और 6 अंकों की संख्याओं तक निकालना है वैदिक विधि से। पहला पॉइंट वैदिक गणित आ गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या डाल दी इसमें, एल्जेब्रा, बीज गणित। तो यहां से गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और यहां से ये डाल दिया लॉग। ठीक है, तो ये राजस्थान की एकमात्र भर्ती थी जिसमें लॉग और वैदिक गणित आते थे, जो ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार अब नहीं आए अगली आने वाली वैकेंसियों में, लेकिन इन्होंने वही एलडीसी का सिलेबस सीईटी में छाप दिया है। मतलब साइंस भी पूरी की पूरी वही छापी इन्होंने और उसके बाद मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस भी पूरा वही छापा है वापस। तो अब आते हैं अगला पॉइंट, अंक गणित वाला पार्ट। अंक गणित का पार्ट में क्या है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और डिस्काउंट। मतलब इन पॉइंट को अगर सही तरीके से जमाया जाए ऐसे, प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और साझा, ये जो है ये आपके पूरा अंकगणित का पार्ट आ गया। अब आता है ज्योमेट्री। तो यहां से एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, मतलब कोऑर्डिनेट्स तक जाएंगे नहीं सोचा था, कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, मतलब कोऑर्डिनेट्स भी डाल दिया। अब सोचो जो 11th-12th का बंदा है उसके लिए कोऑर्डिनेट अच्छे से होंगे, लेकिन जो आर्ट्स वाला है उसको कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब अब नया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। यहां से आगे बढ़ते हैं और अब है क्षेत्रफल की कहानी, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। अब दोस्तों समतल आकृति का मतलब होता है आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। ये 5 टॉपिक होते हैं समतल आकृतियों का यहां पर क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के अंदर 10 टॉपिक है और ये टॉपिक आज रात 10 बजे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज रात को 10 बजे से यहां से शुरू कर रहा हूं मैं क्षेत्रफल के टॉपिक से, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक यही है। तो यहीं से आज की रात को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं, कोण और उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, बोले तो ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति और आ गई, मतलब वैदिक गणित आ गई, बीज गणित आ गई, अंक गणित आ गई, निर्देशांक ज्यामिति आ गई, उसके बाद त्रिकोणमिति आ गई। उसके बाद और कुछ रह गया हो तो देखो इन्होंने क्या किया, डीआई, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मतलब ये वाले। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वगैरह इस टाइप के जो डायग्राम होते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम जो है वो कहीं कमी पड़ रही होगी, इन्होंने ये डायग्राम ले लिए। उसके बाद आगे माध्य विचलन, माध्य का बहुलक, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक, जो रीट में पढ़ाया पड़ता है वो रीट वाला आपके यहां आ चुका है। तो जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक वो भी डाल दिया है। उसके बाद इनका मन भरा होगा तो इसलिए यहां पर मैथ्स का सिलेबस यहां जाके इन्होंने रोक दिया। मतलब मैथ्स का इतना बड़ा सिलेबस भर दिया है कि आपको मैथ्स के 4 जो पार्ट होते हैं वो चारों पार्ट पढ़ने हैं। वैदिक गणित हो गई, अंक गणित हो गई, बीज गणित हो गई, उसके बाद आपकी निर्देशांक ज्यामिति हो गई, उसका ट्रिग्नोमेट्री हो गई और लास्ट वाला डीआई वाला पार्ट भी हो गया। मतलब आप आने वाली किसी भी भर्ती की तैयारी करो, इससे बाहर या इससे बड़ा मैथ्स का सिलेबस किसी में नहीं होता है। इतना बड़ा सिलेबस दिया इन्होंने। आगे साधारण मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग, और आगे क्या लिखा है, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। मतलब इन्होंने इतना सा लिखकर अपनी कन्नी काट दी, समझो कि मतलब इतना सा लिख दिया इन्होंने कि ये रीजनिंग है। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया है, वो सबसे बड़ी बात देखो आप, इन्होंने लिखा इतना सा रीजनिंग है, लेकिन मेरे भाई मानसिक योग्यता का मतलब ही रीजनिंग है। तर्क शक्ति, उसके बाद विश्लेषणात्मक योग्यता। अरे भाई टॉपिक तो दे देते, अब इसके अंदर मतलब ये हुआ कि पूरी रीजनिंग पढ़नी है आपको।
क्योंकि इन्होंने रीजनिंग में कुछ लिखा ही नहीं है, बस ये 3 पॉइंट डाल दिए, आपको 3 पॉइंट पढ़ने हैं। इस 3 पॉइंट के चक्कर में हमें 15-20 टॉपिक पढ़ने पड़ जाएंगे। मतलब एक तो मैथ्स का इतना बड़ा सिलेबस दे दिया और ऊपर से रीजनिंग का सिलेबस ये और छाप दिया। मतलब मैथ्स और रीजनिंग इतना बड़ा सिलेबस लेके आपके सामने आने वाली है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है सामान्य हिंदी। तो हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, सामासिक पद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये सब शुद्धि, ये शब्द है। और फिर यहां से आपके जो उधर वाला में आया था ध्वनि वाला, वो पॉइंट इधर नहीं है। ठीक है, तो वो यहां पॉइंट नहीं है। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश वाला सब वो ये टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है। फिर यहां से ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, हिंदी टू इंग्लिश वाला वो है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, ये सब दे ही रखे हैं। फिर यहां से गिवन पैसेज, पैसेज वाला भी है। जिन्होंने इंग्लिश अभी अभी पढ़ी है उनके लिए सब पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर वाला वापस वही फंडामेंटल जो कंप्यूटर होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम जो होते हैं वो सब पार्ट आएंगे। ठीक है, एमएस ऑफिस का पार्ट सब आएगा, कॉपी पेस्ट वगैरह, शॉर्टकट की जो होती है वो सब आने वाले हैं। और लास्ट में है, यहां दिया है इन्होंने करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में इन्होंने क्या किया है, राजस्थान, भारत और अंतरराष्ट्रीय महत्व, मतलब राजस्थान भी है, भारत भी है और वर्ल्ड भी है, तो सबका करंट अफेयर्स। उसके बाद वर्तमान में चर्चित व्यक्ति जो है, स्थान जो है और संस्थाएं हैं, जो भी व्यक्ति को चर्चित अभी है तो वो भी, खेल कूद में अभी संबंधित अभी क्या क्या हो रहा है वो सब आएगा। मतलब करंट अफेयर्स फुल भर के दिया है कि आराम से बेटा बेटा पढ़ते रहो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां से मेरे हिसाब से सिलेबस यहां जाके खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपका यहां पर सिलेबस। अब मैं आपको इसके लिए विस्तृत चर्चा, एक मैं आपको मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस लेके आऊंगा अलग से, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग को आपको समझाना जरूरी है कि इसके अंदर आप कैसे क्या पढ़ोगे। भाई मैथ्स रीजनिंग का चलो बाकी समझ में आ गया, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहां इतना बड़ा सिलेबस देने की जरूरत थी, जो 12th पास है वो भी, तो इन्होंने इतना बड़ा सिलेबस दे दिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाता हूं मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए बोलिए, क्या आपको कहां क्या दिक्कत है। सर कुलदीप कुमार, सर सीईटी की मान्यता क्या आजीवन रहेगी? नहीं, सीईटी सिर्फ 1 साल वैलिड रहेगी। आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया अप्रैल में, तो अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक आपका प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा, ओनली 1 साल। अनिल नागर, इतना सारा सिलेबस है क्या? हां जी अनिल भाई, इतना सारा है। सर ये तो बहुत हार्ड कर दिया। सोनू, अब वो क्या चाहते हैं, सीधा सा पॉइंट समझना आप, वो लोग चाहते हैं ऑलराउंडर लोग हमारे सरकारी नौकरी के लिए अगर सोचना है तो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आपको जो है हर तरह का मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आने वाला टाइम में आप किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी करो तो इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे छोटे छोटे और बड़े भाई बहनों, आपको मैं बता दूं, जो ग्रेजुएशन वाली भर्ती है ना, उसमें भी मैथ्स और रीजनिंग इतनी नहीं है जितनी कि आपके, उनको भी इतनी मैथ्स रीजनिंग नहीं दी है जितनी आपको दी थी। उनके सिर्फ 8 टॉपिक मैथ्स के, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि 12th बेस पे इन्होंने क्यों किया ऐसा। उनके सिर्फ 8 टॉपिक है मैथ्स के, और आपके देख लो यहां पर पूरे 4 मैथ्स के जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स के 4, वो चारों के चारों मैथ्स के पार्ट भर दिए इन्होंने। पता नहीं क्या खुन्नस थी ऐसी। सर सभी को राजस्थान जीके की बुक बता दो। राजस्थान जीके देखो, पैनोरमा का सुना है मैंने कि पैनोरमा की बुकें अच्छी होती है, अदरवाइज मैं कल आपको बता सकता हूं और पूछ के। सर आपकी गणित की क्लास आज रात को 10 बजे, ध्यान रख लेना। जो सेट की तैयारी कर रहे हैं, करनी पड़ेगी, अब तो मजबूरी आपकी, सेट की तैयारी कर रहे हो तो आज रात को 10 बजे से क्षेत्रफल की क्लास शुरू हो जाएगी मेरी। आज रात क्षेत्रफल कह रहा हूं, वापस सुन लेना, आज रात को 10 बजे से क्षेत्रफल की क्लास शुरू कर रहा हूं। अगर सीईटी पास करना है, ऐसे अगर पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चों, पढ़ना पड़ेगा। सर ये तो छोटे बच्चों पे जुल्म है, क्या कर सकते हैं। सर इतना कोर्स कब होगा? सुमित्रा, ये बात भी है, इतना कोर्स पढ़ेंगे कब, ये बात है। सर ये सिलेबस सीईटी का है या एलडीसी का, बताओ ना। आदित्य, ये सिलेबस एलडीसी का हुआ करता था। अब एलडीसी की भर्ती भी सीईटी के साथ हो रही है, मतलब एलडीसी में जाना है तो पहले सीईटी पास करो, फिर एलडीसी में ले जाएंगे। तो सीईटी जो एलडीसी का सिलेबस था एक्चुअल में अब वो किसका सिलेबस हो गया? सीईटी का हो गया है। तो ये अभी जो आपको बताया वो सीईटी का सिलेबस है, अब एलडीसी का सिलेबस अलग से नहीं रहा, अब वो सीईटी का सिलेबस बन गया है। यूपीएससी की तैयारी करो या सीईटी की? कैलाश, हाँ जी कैलाश, सीईटी की तैयारी करो, आप आरएस तो बन ही जाओगे। सर इससे अच्छा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, सिलेबस एक समान है।
सर सीईटी के लिए बुक बताओ ना। दोस्तों एक चीज और बता दूं, सीईटी के लिए अभी कोई किताबें नहीं है मार्केट में। सीईटी राजस्थान में पहली बार हो रही है और अब सारी किताबें आएगी, अब सारे सिलेबस आएंगे, तो अब आएंगे। अभी तक कोई किताब आपको ढंग की नहीं मिल सकती क्योंकि सिलेबस तो अभी आया है आपके सामने। आज की डेट है 10/10 की तारीख की डेट है, तो सिलेबस आज ही आया है। सर अब मैम जीके नहीं पढ़ाएंगे क्या? आपको पढ़नी है तो पढ़ाएंगे जरूर, क्यों नहीं। क्या 12th के बाद नीट के कारण वालों को भी सीट का एग्जाम देना होगा क्या? अच्छा दोस्तों एक चीज समझो, ये जो सीईटी किसको देनी है? जो डॉक्टर हैं उनको डॉक्टर बनना है उनको नहीं देनी, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उनको नहीं देनी है, जो इंजीनियरिंग फील्ड वाले हैं उनको नहीं देनी है, जो टीचर बन रहे हैं उनको नहीं देनी है। अगर आपको एलडीसी बनना है, एलडीसी बाबू में जाना है, या फिर आपको पटवारी बनना है, सचिव बनना हो, कांस्टेबल बनना हो, ऐसे छात्रावास अधीक्षक बनना हो, महिला सुपरवाइजर बनना हो, उनके लिए है सीईटी। मतलब उनके लिए सीईटी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चलो देखो, अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि सीईटी किसके लिए है, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सीईटी है किसके लिए, किसकी पोस्ट के लिए। ये देखो ये रही, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहां पर दिख रहा है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? वनपाल। वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड और कांस्टेबल, इनके लिए है आपकी सीईटी। 12th बेस पर जो निकली है वो इनके लिए है। आपको हर एक भर्ती के लिए वैसा नहीं सीईटी, ठीक है। पद, हां जी राहुल, एक और सबसे मेन, ग्रेजुएशन लेवल में इन्होंने पद दिए थे। ग्रेजुएशन की जो वैकेंसी निकली थी उनमें तो इन्होंने पद दिए थे कि पद कितने हैं, लेकिन इस भर्ती में 12th वाली में इन्होंने पद नहीं दिए। किस भर्ती के कितने पद है ये नहीं बताएं, जबकि वहां पर उस पर बताए थे। खतरनाक तरीके से गणित और मानसिक विज्ञान की तैयारी करने वाले ज्वाइन करें यूट्यूब चैनल डीसी हैकर। बस बस कॉपी पेस्ट बहुत हो गया। हाँ जी, खतरनाक तरीके से आज रात को 10 बजे पढ़ूंगा मैं, खतरनाक तरीके से। सर आरएस वालों को भी ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा क्या? आरएस के लिए नहीं दोस्त, आरएस के लिए आरएस की प्री होती है अलग से। वैसे ही आरएस के प्री का सिलेबस और सीईटी ग्रेजुएशन का सिलेबस लगभग सेम ही है, लगभग सेम ही है, लेकिन उनको सीईटी नहीं देनी है। लेकिन एक बात मानो, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो पटवार या कोई भी वैकेंसी दे सकते हो आराम से। तो अगर उधर जाना है, पटवार या सचिव या वनपाल किसी भी भर्ती में जाना चाहते हो, तो सीईटी देनी पड़ेगी। आप इन पोस्ट का नाम पढ़ो, इन पोस्ट में अगर आपको जाना है, इन पोस्ट में जाना है तो आपको सीईटी देनी पड़ेगी। सीधा सा लॉजिक ये है, अगर आप इनमें जाना चाहते हो सीईटी देनी पड़ेगी। मतलब एक साल में जो भी वैकेंसी निकलेगी उसके अंदर जाना है तो पहले सीईटी दे के जाना पड़ेगा। सर व्हाट इज द बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर ग्रेजुएशन? आफ्टर ग्रेजुएशन आप जो है देखो, सीधा सा पॉइंट का, अगर राजस्थान में हो तो राजस्थान में करने का तरीका है आपको कि आपको फील्ड कौन सा है। मतलब आप टीचर वाले फील्ड में अभी एट प्रेजेंट क्या कर रहे हो, आप टीचर वाले फील्ड में हो तो टीचर वाले फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। इधर अगर जाना चाहते हो तो आप पटवार में या सचिव वाले पोस्ट में जा सकते हो जो ग्रेजुएशन लेवल की होती है, ठीक है। अगर आप और आगे जाना तो आरएस की तैयारी करो। जो बच्चा सीईटी की तैयारी करेगा, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, जो सीईटी की अच्छे से तैयारी करेगा आने वाले भविष्य में वो आरएस की तैयारी करने लग जाएगा, क्योंकि उसे खुद को ये फील हो जाएगा कि भाई इतना सारा अगर मैंने पढ़ लिया है तो थोड़ा सा आगे और पढ़ने में क्या जाता है मेरा। तो सीईटी इसका सिलेबस बना ही ऐसा है कि आपके माइंड में एक सेट हो जाए कि ये पूरा विस्तृत सिलेबस है, इसको अगर मैं पढ़ लिया तो आने वाली कोई भी भर्ती आ जाए मैं उस पर निकल जाऊंगा। ये है आपका पूरा सिलेबस। विरल वाइब्स, ये जमादार क्या होता है? अच्छा, जमादार का मतलब है, आप वर्ड समझो, जमादार का मतलब है आबकारी विभाग में जो पैसा जमा करते हैं, वहां जो बाबू बैठते हैं जो ध्यान रखते हैं। आबकारी विभाग तो समझते हो ना सब, तो आबकारी विभाग ठेके वाले जो विभाग है वो उन विभाग के वहां पर जो जमादार होते हैं, जमा करने वाले, पैसे लाने वाले, चीजें ले जाने वाले, वो जमादार है ये भर्ती। सर आर्ट्स वालों को भी यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा क्या? अरे भाई आर्ट्स हो या कोई भी हो उससे मतलब ही नहीं है। आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं, ये तो सीईटी सबके लिए है। सर मेरी मैथ काफी वीक है सलोनी, चिंता ही मत करो, आज रात को 10 बजे आ रहा हूं मैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। सर जी आपने मेरी बात नहीं बताई। कुलदीप मीणा, कौन सी बात? चलो दोस्तों मिलता हूं मैं 10 बजे आपको सबको। ठेके पर जाना है मुझे, आदेश।
चलो आप सबको मिलता हूं 10 बजे, ठीक है, रेडी रहना 10 बजे। और सबको अगर क्लास शेयर नहीं करें तो फिर देख लेना आप सब लोग, 10 बजे मिलूंगा मैं आपको। क्षेत्रफल, आज पहली क्लास होगी क्षेत्रफल की। आज अगर रह गए तो कल ये मत बोलना कि सर फॉर्मूला था आपने बताया ही नहीं, फॉर्मूला क्या था, क्योंकि क्षेत्रफल ऐसा टॉपिक है जिसमें फॉर्मूले सबसे पहले पढ़ने जरूरी है। तो मैं आपको इतना बेसिक से सिखाऊंगा कि आयत क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, परिमाप क्या चीज होती है, इतना बेसिक सिखाऊंगा। अगर टाइम हो तो 10 से 12 जरूर पधारिएगा। मिलता हूं मैं 10 से 12। ओके, बाय बाय। सर फर्स्ट ईयर में सीईटी करके कंप्लीट नहीं किया तो हम किसी और में फॉर्म नहीं भर सकते क्या? भाई सोनू, वापस बता रहा हूं, इन पोस्ट में जाना हो तो सीईटी आपको देकर ही जाना पड़ेगा। सीईटी के बिना आप नहीं जा पाओगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 12th वाली सीईटी आप दे सकते हो, ठीक है।